Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss top 15 previous years questions from your chapter number 6, that is the evolution. ठीक है, तो जैसे कि आप सबको बेटा पता है कि हमने जो चैप्टर वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 हमने PYQs जो टॉप 15-20 PYQs हर चैप्टर के जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो हमने सीरीज स्टार्ट की है. तो दिस इज द 6th वीडियो ऑफ दैट सीरीज. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 15 PYQs of chapter number 6, that is evolution. As you all know, the unit 2, that is the genetics and evolution, has the maximum weightage of marks, that is of 20 marks का ये जो यूनिट है वो आने वाला है. और चैप्टर नंबर 4 and 5 and 6 ये इसके अंडर यूनिट चैप्टर्स आते हैं. तो आज हम टॉप 15 PYQs देखने वाले हैं एवोल्यूशन चैप्टर के. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 में आया गया है ये क्वेश्चन बेटा, that is the industrial melanism in England after 1815 is an excellent example of natural selection. Explain how. So this is a 3 marks question. तो इंडस्ट्रियल मैलानिज्म, जो इंडस्ट्रियल मैलानिज्म है, जो एग्जाम्पल आती है, किस में देखा गया? इंग्लैंड में देखा गया 1850 में, जो कि एग्जाम्पल किसकी है? नेचुरल सिलेक्शन की. कैसे एग्जाम्पल है? तो बेटा इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल मैलानिज्म देखी गई पेपर्ड मोथ में. द साइंटिफिक नेम ऑफ पेपर्ड मोथ इज बिस्टन बैट्यूलेरिया. ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल गिवन है, वहीं से क्वेश्चन बना है. तो ये जो मोथ्स हैं ये 2 स्ट्रेन्स की पाई जाती हैं. First strain is light color, that is white colored, and second strain is melanic color, that is of black color. तो बेटा क्या देखा गया? In a collection of the moth made in 1850 before industrialization set, it was observed that there were more white winged moths on tree. तो ट्री की जो बार्क होती है, ठीक है, उसमें देखा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था, जो व्हाइट विंग्ड मोथ्स की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द ब्लैक विंग्ड मोथ. ठीक है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या देखा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो ये जो बार्क का कलर है, आप देख सकते हैं बार्क का कलर क्या हो गया? स्मोक के कारण, इंडस्ट्रियल स्मोक के कारण वो ब्लैक पड़ गया. तो जिससे क्या हो गया, जो ब्लैक मोथ्स थी उन्होंने कैमोफ्लेज कर दिया और प्रीडेटर ज्यादा किसकी ओर अट्रैक्ट हुए? व्हाइट मोथ की ओर. तो पॉपुलेशन किसकी बढ़ी? ब्लैक मोथ की. ठीक है, तो विच इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बार्क ट्री की जो कलर था, ट्री बार्क का जो बार्क ट्री थी वो उसका कलर क्या था? व्हाइट था. तो व्हाइट मतलब व्हाइट लाइकन्स थे, उसमें पॉपुलेशन कम था, व्हाइट लाइकन्स थे, जिससे क्या करता था, जो व्हाइट कलर्ड मोथ जो थी वो क्या थी? कैमोफ्लेज कर लेती थी और प्रीडेटर ज्यादा किसको खाते थे? ब्लैक कलर्ड मोथ को, ब्लैक विंग्ड मोथ को. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बार्क ट्री जो है वो डार्क होती गई, जिससे जो डार्क विंग्ड मोथ थी वो कैमोफ्लेज हो गई और प्रीडेटर्स किसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे? व्हाइट विंग्ड की ओर. तो पॉपुलेशन डार्क विंग्ड की मोथ की ज्यादा होने लगी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, then the dark winged and melanized moth have in collection of carried out from same area, but after the industrialization in 1920 there were more dark winged moths in the same area. The proportion was reversed. ठीक है, तो proportion क्या हो गया? रिवर्स हो गया. I hope this is clear to you all. तो जितनी भी आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आया है आपका मिलर एक्सपेरिमेंट से, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो आपने ये जो ये मिलर एक्सपेरिमेंट है ये छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मिलर, नेम द साइंटिस्ट हुज हाइपोथेसिस इज प्रॉम्प्टेड हिम टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो बेटा क्या है, मिलर एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके कौन सी थ्योरी पे आधारित था? हेल्डेन एंड ऑपरेन, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी किसकी? केमिकल थ्योरी इन्होंने दी, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो whose hypothesis prompted him to carry out this experiment? Halden and Oparin and Halden experiment के ऊपर मिलर ने केमिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देते हुए अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या करा? दिस इज द सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिलर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? दे टेक दिस काइंड ऑफ सेटअप इन द लेबोरेटरी एंड द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इन द लैब्स आर गिवन, ठीक है। तो जितनी भी अर्थ की कंडीशंस थी वो उसने क्या करी? लेबोरेटरी में दी। He create electric discharge in a closed flask, ये closed flask उसने ली और इसमें क्या इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसकी हेल्प से कराया? ये जो सारी की सारी गैसेस ली, लाइक हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फ्लास्क में फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स एक्सेट्रा क्या हुए? फॉर्म हुए। ये सारे के सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो उन्होंने क्या करा? कंक्लूजन दैट द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द pre-existing non-living organic molecules like ammonia, sugars, nitrogenous bases, pigments, fats, etc. ठीक है। तो these molecules are formed on the basis of the life on earth, ठीक है जी। तो कंक्लूजन आ जाता है, this provide experimental evidence for the theory of chemical origin, that is the non-living matter, the non-living matter through a process of gradual chemical evolution. So conclusion आता है, it is the experimental evidence that the life on earth could have arisen step by step from the non-living matter through a process of gradual chemical evolution, ठीक है। तो this is the Miller's experiment that give the experimental evidence for the Halden and Oparin chemical theory of evolution. I hope this is clear to you all, ठीक है। तो कई बार पे एग्जाम में आपको ये गैसेस का पूछ लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस उसने यूज की, क्या सेटअप था मिलर एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, और किस थ्योरी को उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, ठीक है जी। सो दिस इज द क्वेश्चन। Next question is, how is the study of the fossil and evidence of the evolution of life forms which have taken place on earth explain giving two reasons। तो study of fossils हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हमने दो रीजंस बताने हैं कि जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स हैं वो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बनी ऑन अर्थ। तो देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज द रॉक ऑफ अर्ली इरा कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स देन द रॉक ऑफ द लेटर इरा due to the fact that the life first originate in sea as simple form. So this is the first reason. Second reason is missing link or fossil organisms show characters of two different groups, ठीक है। मिसिंग लिंक्स और फॉसिल जो ऑर्गेनिजम्स थे वो दो तरह के ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स को शो करते थे। फर्स्ट इज आर्केपटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो जो आर्केपेटेरिक्स
एक ग्रुप था फॉसिल का, वो लिंक करता था रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के कैरेक्टर्स पे. सो दीज आर द टू रीजंस by which we can say that the study of the fossil is an evidence of evolution of life forms which have taken place on earth. ठीक है, so this is important. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, which is the most important topic from your this chapter, that is the types of the natural selection. ठीक है, types of natural selection. इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2023 एंड 2024 में ये पेपर में रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस. ठीक है, तो द ग्राफ्स बिलो शो 3 टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के ग्राफ दे रखे हैं आपको. द शेडेड area marked with arrows, this is the shaded area marked with arrows, the individuals in the population which are not selected. ठीक है, तो ये वाले जो arrows वाले shaded part हैं वो not selected हैं. ठीक है, the dotted vertical lines show the statistical means. तो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट नेम्स आर गिवन टू द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ए बी सी. तो आपको पता होना चाहिए बेटा, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आता है. फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग, सेकंड इज डायरेक्शनल एंड थर्ड इज डिसरप्टिव. ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव. ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में जो ये हमारे पास स्टेबलाइजिंग मतलब बैलेंसिंग, इट फेवर्स द एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप्स एंड एलिमिनेट द एक्सट्रीम वेरिएंट्स. तो ये हमारे पास स्टेबलाइजिंग का हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है क्योंकि इट एलिमिनेट द, ये एलिमिनेट करते हैं एक्सट्रीम वेरिएंट्स एंड इट favors the average, this is the middle, so it favors the average और normal phenotypes. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, ये अगर हमारे पास ये है ग्राफ, तो ये it eliminate this, these are the extreme variants and it only favor the this average one. So the graph is somewhat like this, it will narrower from narrower at the upper part. ठीक है, डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है बेटा, it favors the phenotype which is extreme and then pushes the distribution curve of the phenotype of the population in that one particular direction. तो इसमें डायरेक्शनल, so this is the stabilizing. ठीक है, and this is the डायरेक्शनल. तो डायरेक्शनल में क्या होता है, ये ग्राफ को एक साइड में शिफ्ट कर देता है, द पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन. ठीक है, सो इट फेवर्स द फिनोटाइप विच इज एक्सट्रीम एंड देन पुशेस द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन इन द वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये उस तरफ, ये जैसे कि ये ग्राफ है हमारे पास. ठीक है, तो ग्राफ बी shows the directional selection. Last is the disruptive. Disruptive में बेटा क्या होता है, 2 peaks फॉर्म हो जाते हैं. तो disruptive में the extremes have more adaptable phenotypes than the average one. तो जो ये average वाला है, तो ये जो average वाला है ये कट हो जाता है और हमारे पास 2 पीक्स बन जाते हैं. ठीक है, तो डिसरप्टिव में क्या होता है, फेवर एक्सट्रीम फिनोटाइप्स फेवर करते हैं. ओके, एंड जो एवरेज वाले हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, तो ए बी सी आपको पता लग गया. ए इज स्टेबलाइजिंग, बी इज डायरेक्शनल एंड सी इज डिसरप्टिव. आई होप this is clear to you all. ठीक है, so the next part of the question is
After the selection has operated for several generations in the above population indicated graph A B C graphically illustrate the probable result. तो probable result आपके क्या आ जाएंगे, इसका जो है फर्स्ट का आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि द पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर एट द टॉप। सेकंड बी का आ जाएगा आपके पास ये वाला ग्राफ, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, एंड सी का आ जाएगा आपके पास टू पीक्स बन जाएंगी ये वाला ग्राफ। तो दिस इज द आंसर। सो दिस टॉपिक इज इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बेटा ये भी जो टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, इसमें से एक एमसीक्यूज भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं, डिफरेंस भी पूछा गया है, और इसका जो रिलेशन है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के साथ वो भी पूछा गया है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहा है कुछ, मतलब सेम एंसेस्टर्स होंगे, मतलब ये है, तो यहाँ पे सेम एंसेस्टर्स से आगे जो इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। दिस इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब एक जगह क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग एंसेस्टर्स होंगे और एक इंडिविजुअल होगा, ठीक है, दैट इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Divergent evolution, the divergent evolution is the process by which related species become less similar in order to survive, and they are less similar in order to survive and adapt in different environmental conditions. तो ये different हो गए ना, diverge हो गए, तो different environmental conditions में ये survive करेंगे। Convergence में the evolution is the process by which the unrelated species, मतलब अलग अलग species हैं, एक जगह क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, which is unrelated species become more similar in order to survive and adapt in similar environmental conditions. So this is the one difference. Second difference is here's the same structure evolve in different directions. Same structures evolve होंगे but अलग अलग direction में in different organism. But convergent evolution में क्या होगा, divergent different structures evolve होंगे in the same direction, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे सेम डायरेक्शन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल आ जाती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, दैट इज द फोरलिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। एंड कन्वर्जेंट में क्या होता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस होंगे सेम होंगे, इनके फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा डार्विन थ्योरी से। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग थ्योरी, जैसे डार्विन थ्योरी है, ठीक है, लेमार्क थ्योरी है, तो अलग अलग थ्योरीज के कुछ कुछ पोस्टुलेट्स और आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज वाइडली एक्सेप्टेड बट सम लिमिटेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मॉडर्न बायोलॉजिस्ट, मेंशन द लिमिटेशंस। तो डार्विन थ्योरी की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी उसके कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि द अकरेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, सेकंड इज अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, third is presence of vestigial organ, and fourth is degeneration of certain organs which are not explained by the Darwin. So these are most of the limitations which are identified by the modern biologist. Second part is name and state the most accepted theory of evolution in modern times. Modern times के according most accepted theory जो आती है that is the सिंथेटिक और नियो डार्विनिज्म थ्योरी आती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर द इन द मॉडर्न टाइम्स में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है दैट इज द सिंथेटिक और नियो डार्विनिज्म थ्योरी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से। बेटा हर साल पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है, तो आपको ये जो टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है और इसके न्यूमेरिकल से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स अलजेब्रिक इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन दे रखी है हार्डी वीनबर्ग की, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज स्टेट व्हाट
2p and q denote in the equation. तो p and q हमें पता है, p and q represent the frequency of allele A, कैपिटल A. p जो है that is कैपिटल A की frequency पता करती है, and जो q है that is स्मॉल a allele की frequency को देखता है. ठीक है, I hope this is clear to you. Next is state Hardy-Weinberg principle as indicated in the equation. तो प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल. जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज होंगी वो स्टेबल होंगी एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम. तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम. What would you interpret if the value of 1 in the equation gets deviated? तो बेटा अगर क्या है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ 1 जो है वो हम डेविएट करते, मतलब चेंज करते, तो क्या इंटरप्रेट होगा? तो if the value of 1 in the equation deviates, this indicates changing the gene frequency, changing the gene frequency that imply evolution in progress, that imply evolution in progress. ठीक है, अगर एक ही जगह हम इसको डेविएट करते हैं वैल्यू को, तो मतलब ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग, दैट इंप्लाइज द एवोल्यूशन इन प्रोग्रेस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल करते हैं एक. एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 0.8. ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी दैट इज ए इज इक्वल टू पी की फ्रीक्वेंसी हमें 0.8 दे रखी है, एंड स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दैट इज क्यू की 0.2 दे रखी है. ठीक है, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स? हेटेरोजाइगोट्स का मतलब है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन है बेटा. p स्क्वायर इज होमोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A. q स्क्वायर इज आल्सो होमोजाइगस, सेम एलील्स की फ्रीक्वेंसी दैट इज स्मॉल a. बट 2pq रिप्रेजेंट करता है हेटेरोजाइगस मतलब 2aa. अलग अलग एलील्स की हमें क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी बतानी है. तो हेटेरोजाइगोट्स मतलब 2pq बताना है. तो हमारे पास क्या आ गया? 2pq हम डायरेक्ट बता देंगे. 2 इंटू p की वैल्यू क्या है? 0.8 एंड q की वैल्यू क्या है? 0.2. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.32. आंसर इज 0.32. ठीक है, तो हेटेरोजाइगोट्स की हमें ये, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की बतानी है तो हमें p निकालना होगा, अगर होमोजाइगस रिसेसिव की निकालनी है तो हमें q निकालना होगा. तो अलग अलग तरीके से हमें इसके न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एवोल्यूशन ऑफ मैन. मैन का जो एवोल्यूशन आपको दे रखा है उससे क्वेश्चन आया है. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2023 पेपर. ए पार्ट आ जाता है, नेम 2 प्राइमेट एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस हु एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो. तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में एवोल्यूशन ऑफ मैन दे रखा है उसमें अलग अलग टाइम पीरियड के क्या दे रखे हैं, अलग अलग आपको एवोल्यूशनरी स्टेटस दे रखे हैं मैन के. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 15 मिलियन ईयर्स अगो के दो आते हैं आपके पास. is Dryopithecus and B is Ramapithecus. ठीक है, who are existed approximately about 15 million ago. Second is according to the geological record when and where did Australopithecus live. तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का इन्होंने बताया है टाइम पीरियड बताने को, तो आपको पता होना चाहिए 4.222 मिलियन ईयर अगो. ठीक है,
नेक्स्ट इज गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। तो होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस का आपको डिफरेंस बताने हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, अब मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो आपने टैबुलेटेड फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है जब भी पेपर में डिफरेंस आए। यहाँ होमो हैबिलिस आ जाएगा, यहाँ होमो इरेक्टस आ जाएगा। होमो हैबिलिस, he had a face similar to ancestors. The skull and the brain size indicate that he may have been able to speak. The earliest tools made were from this era. Homo habilis is known as handyman because he was the first to make fuse tools. He was around 5 feet tall and erect. ऐसे ही हमारे करेक्टर्स आ जाएंगे होमो इरेक्टस के। तो आप करेक्टर्स पढ़ के उसके क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो इज द इलस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर का ये आपके पास इलस्ट्रेशन दे रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। तो लुईस पास्चर ने बेटा क्या करा था, ही टुक ब्रोथ इन अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क। तो लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क लिया उसने और ही बॉइल्ड द ब्रोथ, ब्रोथ को इसने बॉइल करा कंटिन्यूसली। ठीक है, दिस फ्लास्क वॉज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ मंथ बट नो लाइफ अपीयर्ड इन इट एज द जर्म laden dust particles in the air were possibly trapped by the curved neck of the flask that the broth developed colonies neck of the flask that served as filters। ठीक है, तो उसने देखा जब इसने फॉर अ मंथ इसको कंटिन्यूसली बॉईल करा तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो व्हेन द स्वैन नेक वाज ब्रोकन, तो जब इसने ये जो नेक है इन्वर्टेड नेक को ब्रोक कर दिया तो उसने देखा कि द ब्रोथ डेवलप्ड कॉलोनीज ऑफ मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। तो जब इसने ये जो स्वैन का कर्व्ड नेक को तोड़ दिया और इसको अलग कर दिया तो उसने देखा कि कुछ कॉलोनीज फॉर्म हुई हैं बैक्टीरियाज की, मोल्ड्स की, फंगस की। ठीक है, ही शोड दैट द सोर्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर डेवलपिंग कॉलोनीज इन अ फ्लास्क वर इन द एयर। ठीक है, तो उसने ये कंक्लूड करा द सोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डेवलपिंग कॉलोनीज, इनकी डेवलपमेंट का जो सोर्स था वो एयर में ही प्रेजेंट था। एंड द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट अराइज फ्रॉम द न्यूट्रिएंट मीडियम इटसेल्फ। तो न्यूट्रिएंट मीडियम से ही ऑर्गेनिजम्स अपने आप ग्रो नहीं हो सकते, बट उसने ये कंक्लूजन करा कि जो ये फंगस की ग्रोथ है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। Therefore, he concluded that life comes only from pre-existing life. So this is important. This is the conclusion of the Louis Pasteur experiment, that life comes from the pre-existing life। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लाइफ, उससे ही लाइफ क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जेनेटिक फ्लो। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर न्यू सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने 2024-25 के लिए जो नया सैंपल पेपर निकाला है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, genetic flow and genetic drift are same phenomena. Mark the above statement as true or false. Justify your answer. तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए जेनेटिक फ्लो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो बेटा जो ये दोनों के दोनों फिनोमिनाज हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, नॉट सेम। तो फॉल्स आ जाएगी स्टेटमेंट। व्हाई? जेनेटिक फ्लो इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन। ठीक है, एक्टिवली इन्फ्लुएंसिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक फ्लो क्या है, जीन का फ्लो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कि डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है इट इज अ रैंडम प्रोसेस एंड कैन लीड टू चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करना रैंडमली, that decline the diversity, that is called the genetic drift. So these two statements are different from each other। ठीक है, तो आपको genetic drift, genetic flow, mutations, ये सारी की सारी terms आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ओवर द कोर्स ऑफ द, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर न्यू सैंपल पेपर, ठीक है। तो आपका जो पेपर का जो जो लेवल है वो बढ़ गया है बेटा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो भी आपका इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर पैटर्न, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन द साइज ऑफ द ब्रेन इज कंसिस्टेंटली ग्रोन लार्जर, ठीक है। तो कहता है अगर ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो जो ब्रेन का साइज है वो कंसिस्टेंटली लार्ज हुआ है। एक क्वेश्चन बताता है, मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट कुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअल एक्सपेंशन। तो कहता है आपको दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि इस ब्रेन को कंटिन्यूअल क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो बेटा देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट इज डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टूल्स बाय अर्ली ह्यूमंस रिक्वायर्ड हाई कोग्निटिव एबिलिटी। जैसे जैसे अर्ली ह्यूमंस ने ब्रेन को डेवलप करा अलग अलग एक्टिविटीज टूल्स को यूज करके, तो उससे कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई। नीड टू अडेप्ट एंड इनोवेट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। थर्ड रीजन आ सकता है नीड फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कोऑपरेशन कम्युनिकेशन विद इन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, नीड फॉर enhanced memory and learning capability. So these are the some of the factors that are responsible for the continual expansion of the human brain. सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, which category of the evolution does this pattern align? तो आपको बताना है कि ये जो पैटर्न है वो कौन सी टाइप ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो दिस शोज द डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शनल ही करेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है किसको, पीक को, मतलब एक्सट्रीम्स को ये फेवर कर रहा है और पीक क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो अर्ली ह्यूमंस के कंपैरेटिवली लार्ज हुआ है, मतलब कि जो करेक्टर है, फीचर है, वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो दैट शोज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। द इंक्रीज इन ब्रेन साइज ओवर a time suggests a consistent directional shift towards a large brain due to the adaptive advantages confirmed by the cognitive enhancement, ठीक है। तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर न्यू सैंपल पेपर, in a population of birds, individuals with intermediate beak sizes can effectively feed on the range of available seeds, while birds with either small and large beak sizes find it difficult to assess the certain seeds. तो बीक साइजेस पे बात की गई है, जो इंटरमीडिएट बीक साइजेस वाले हैं वो इजीली फीड कर रहे हैं अवेलेबल सीड्स को, बट जिनकी बीक स्मॉल या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो वो उनको डिफिकल्ट हो रही है सीड्स करने में। विच बर्ड्स आर मोस्ट लाइकली टू बी नेचुरली सिलेक्टेड? तो नेचुरली सिलेक्टेड ऑब्वियसली क्या होंगे, इंटरमीडिएट बीक वाले। हैव फीडिंग एडवांटेज ड्राइविंग द पॉपुलेशन टुवर्ड्स इंक्रीज इंटरमीडिएट साइज ड्यू टू देयर हायर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड रिड्यूसिंग एक्सट्रीम्स। तो क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो ज्यादा होगा, सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, तो करके जो इंटरमीडिएट बीक साइजेस वाले हैं वो इजीली एडवांटेज ले रहे हैं क्या, फीड करने के लिए, ठीक है जी। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डज दिस फिनोमिना एग्जाम्पलीफाई? तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन बता रही है स्टेबलाइजिंग की, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब ये एवरेज, जितने जो एवरेज वाले हैं उसको क्या कर रही है, फेवर कर रही है। एवरेज वाले जो हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, उनको फेवर कर रही है, ठीक है, फॉर द सर्वाइवल। सो द स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर। बेटा होमोलोगस, होमो मीन्स सेम, स्ट्रक्चर, होमो सेम, लोगस मतलब लोकेशन, दैट इज स्ट्रक्चर। homologous organs have similar origin and basic structure same है, but functions इनके क्या है, different होते हैं। analogous organs में इससे opposite है, functions इनके same होंगे but structure इनके क्या होंगे, different होंगे।
होमोलोगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको स्टार लगा लो इस पॉइंट को। यहाँ से कई बार एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एंड एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं वो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो जो डाइवर्जेंट होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल होंगे वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स होंगे, एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स होंगे वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना है विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये जो एमसीक्यूज देखो इस तरह से आया गया है, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स 2024 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडेप्टिव रेडिएशंस लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अडेप्टिव रेडिएशंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टिव रेडिएशंस बेटा, which of the following, adaptive radiation increase competition among species? No, adaptive radiation तो decrease करती है competition। B part, decrease speciation rates, it will increase speciation rates। limit morphological diversity and among species, D is rapid divergence of traits among population inhabiting a given geographical area। So the answer of this question is answer number D। adaptive radiation क्या करते हैं? rapid divergence of traits among population inhabiting a given geographical area। So answer D is the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव्स, दिस इज बेटा ये 2023 में ये क्वेश्चन आया गया है। correct type of the evolution exhibited by the two animals shown living in the same habitat in the Australia। दो तरह के एनिमल्स आपको शो कर रखे हैं, दैट इज माउस एंड मार्सुपियल माउस। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है मार्सुपियल माउस की। तो कहता कि ये जो दो एनिमल्स हैं ये लिव इन द सेम हैबिटेट इन द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सेम हैबिटेट में रह रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा। अगर सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, अलग अलग जो स्पीशीज हैं, मतलब कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है, तो ये दे आर लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट, सेम हैबिटेट। ठीक है, जो कि अलग अलग एंसेस्टर से आए हैं बट लिव कहाँ कर रहे हैं? सेम एनवायरमेंट में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। The last question of this video is select the option that gives the correct description of the process of the natural selection with respect to length of the neck of the giraffe। तो आपको बेटा क्या दे रखा है? इस एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ जिराफ्स दे रखे हैं एंड वाई एक्सिस पे आपको दिस एक्सिस में आपको नेक लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कौन सा टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये शो कर रहा है। तो बेटा जो नेक लेंथ है जिराफ की वो जीरो तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकती तो मतलब यहाँ पे तो ये चीज नहीं आ सकती, मतलब बिल्कुल बेस पे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है? तो यहाँ पे आप देखें कि अगर टिप है, टिप ऑफ द पीक, ये एवरेज को शो कर रही हैं, एवरेज नंबर ऑफ जिराफ। तो एवरेज नंबर ऑफ जिराफ हमारे पास ये किस में आती है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस एज जिराफ विद मीडियम नेक लेंथ आर सेलेक्टेड। जो मीडियम नेक लेंथ वाले हैं वो एवरेज में आएंगे, बट जो एक्सट्रीम वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह का हमने जो पैटर्न पढ़ा है वो किसमें पढ़ा है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में पढ़ा है, having the medium neck length selected। So these kind of questions have asked in your previous year's exams। So this is all about today's video। अगर हम एवोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं बेटा, तो इसमें आपके जो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
नेचुरल सिलेक्शन से बहुत क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है। होमोलोगस एनालोगस से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्वेश्चन, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन से बहुत क्वेश्चंस बने हैं। तो ये जो टॉपिक्स है आपको, ये नेवर स्किप्ड टॉपिक्स हैं, इसमें से तो पक्का आएगा ही आएगा। बट अगर थ्योरीज की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो आपको वो ओवरऑल ही पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट ईयर्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग थ्योरीज का अलग अलग पोर्शन से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप बेटा 2025 बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट मैंने इसमें प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं फॉर योर क्लास 12th बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम्स विद PYQ सीरीज। चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज टॉपिक्स कराए गए हैं, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज